हाँ बच्चों, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जो है ये थर्ड मॉडल टेस्ट पेपर होने वाला है हमारे लिए। हम एसएसटी का जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, फिर हमारे पास में होने वाले हैं कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज है, तो आपको इनसे फोकस करके चलना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर फर्स्ट से पूछा गया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट से पूछा गया है कि वे ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट इन विच 1834 जोल्वरिन कस्टम यूनियन फॉर्म्ड। ये पूछ रहा है कि जोल्वरिन जो एक कस्टम यूनियन थी वो कब बनी थी या किसने बनाई थी। बात करो अगर मैं जोल्वरिन की, किसकी बात करते हैं हम? जोल्वरिन की। पहली बात तो जोल्वरिन जो है वो एक कस्टम यूनियन है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कैसी यूनियन है ये। कस्टम यूनियन है, एक जो है वो शुल्क संघ है। क्या है ये? शुल्क है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स को जो है खत्म करने की जो ग्रुप बनाया था वो था जोल्वरिन। जोल्वरिन जो बना है वो 1834 में बना है। इसको जब स्टार्ट किया था तो वो प्रूसिया ने स्टार्ट किया था। बाद में इसको ज्वाइन किया गया था जर्मनी के द्वारा। बाद में जर्मनी ने इसको ज्वाइन किया और इसके अंदर 30 तरीके की अलग अलग करेंसी चलती थी। उन करेंसी को इसने कितनी, 2 कॉमन करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो ये जो है वो जोल्वरिन के बारे में छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जोल्वरिन एक कस्टम यूनियन है, 1834 में बनी, प्रूसिया का स्टार्टअप था। बाद में जर्मनी ने ज्वाइन किया और 30 तरीके की करेंसी को 2 कॉमन करेंसी में इसने कन्वर्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जोल्वरिन जो है वो प्रूसिया का इनिशिएटिव था। किसका इनिशिएटिव था? प्रूसिया का इनिशिएटिव था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में? बी आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि इन 1885 विच कॉन्टिनेंट वाज डिवाइडेड अमंग द राइवल यूरोपियन पावर बाय द डिमार्केटिंग देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरी। मतलब बात क्या कह रहा है कि अफ्रीका कटेगा तो सब में बटेगा। क्या बोला इसने? अफ्रीका कटेगा तो सब में बटेगा। ये बात हुई है बर्लिन सेटलमेंट की। क्या बात हुई है? बर्लिन एक जर्मनी के अंदर जगह है। बर्लिन एक जर्मनी में जगह है। वहां पर 1885 में, कब की बात है? 1885 में मेजर यूरोपियन पावर, क्या बात है ये? मेजर यूरोपियन पावर, यूरोप की जो भी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, बड़े बड़े जो देश है, यूरोपियन पावरों ने मीटिंग की। इन्होंने मीटिंग की कि अफ्रीका को कैसे बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि अफ्रीका नया कॉन्टिनेंट था और नए कॉन्टिनेंट का पता चलते वहां पर खाली जमीन थी, वहां पर जानवर थे, लोग रहते ही नहीं थे। जैसे ही पता चला कि अफ्रीका कटने वाला है तो इन्होंने मीटिंग कर ली कि अफ्रीका किन किन लोगों के बीच कटेगा। तो ये बर्लिन सेटलमेंट है। तो किस कॉन्टिनेंट को काटने की बात चल रही है? अफ्रीका। और बात क्या चल रही है? हाउ टू कार्विंग अप, हाउ टू कार्विंग अप अफ्रीका, कि अफ्रीका को कैसे काटा जाएगा अमंग द मेजर यूरोपियन पावर। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है तो इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर कुछ यूरोपियंस ने कब्जा किया, इधर की तरफ पुर्तगालियों ने कब्जा किया, इधर कुछ इटालियन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से पूरे अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। बाद में यहाँ पर एक बीमारी भी फैलेगी अफ्रीका के अंदर जिसका नाम है रिंडर पेस्ट। क्या नाम है? रिंडर पेस्ट, या इसका दूसरा नाम है केटल प्लेग। क्या नाम है? केटल प्लेग। ये एक बीमारी भी फैली है यहाँ पर। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो अफ्रीका में हुई है। और ये सबसे मेन जो है, मेजर यूरोपियन लोग कहां पर गए हैं? अफ्रीका में। क्यों गए हैं? एक तो यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा है,
वास्ट लैंड है और मिनरल्स बहुत ज्यादा है, खनिज तत्व बहुत ज्यादा है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है और लेस पॉपुलेशन है, बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए अफ्रीका जो है उनका अट्रैक्टिव पार्ट बना। तो अफ्रीका के अंदर भी यूरोप वाले लोगों ने कॉलोनी बनाई, यूरोप वाले लोगों ने अफ्रीका में भी कॉलोनी बनाई, अमेरिका में तो बनाई थी, अफ्रीका में भी बनाई। भारत तो कॉलोनी था ही, भारत ने तो, अंग्रेजों ने भारत पर तो राज किया ही है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि किसकी बाउंड्री को डिसाइड किया गया, अफ्रीका की बाउंड्री। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो आप थर्ड क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर बताएंगे कि फर्स्ट जूट मिल जो है वो कहां पर सेटअप, कब सेटअप हुई थी, बंगाल में। तो थर्ड क्वेश्चन है, एक मिनट इसको अपन स्टॉप। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, मार्टिन लूथर किंग के बारे में। देखो मार्टिन लूथर किंग, पहली बात तो ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं ये, जर्मनी का है। इसने 95 थीसेज लिखी है। कितनी थीसेज लिखी है, और ये क्रिटिसाइज, गालियां देता है, क्रिटिसाइज करता है, ये क्रिटिसाइज गालियां देता है रोमन कैथोलिक चर्च को, रोमन कैथोलिक चर्च को जो है वो क्रिटिसाइज करता है। और ये जो है ये कहता है कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट वन, एंड ग्रेटेस्ट वन। ये कहता है कि प्रिंटिंग भगवान की महान देन है और बहुत बड़ी देन है। ये बातें कौन कह रहा है, मार्टिन लूथर किंग। एक बार तो इसने पता है क्या किया, अपने जो किताब का पेज है ना, उस पेज को विटेनबर्ग के चर्च के गेट के आगे ही टांग के आ गया। तो उस चर्च का नाम ध्यान रखना है आपको, विटेनबर्ग। कौन सा बर्ग, विटेनबर्ग जो चर्च है रोम इटली के अंदर, वहां पर इस चर्च के गेट पर इसने किताब टांग दी थी। और ये एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर है। क्या है ये, प्रोटेस्टेंट। दो तरीके के लोग होते हैं रोमन चर्च के, एक कैथोलिक होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो ये खुद एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर है। कौन है ये, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर है। ध्यान रखना है, मार्टिन लूथर किंग। तो मार्टिन लूथर किंग को आप क्या नाम से जानोगे, पापा मानकर चलोगे। आप इसको क्या मानकर चलोगे, पापा मानकर चलोगे, क्योंकि इसलिए कहता है सीधा, लड़ना है तो मेरी कलम से लड़ो, लड़ना है तो मेरी कलम से लड़ो, क्योंकि यह भगवान की दी गई महानतम देन है। प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड है। और ये किसको गालियां दे रहा है, रोमन कैथोलिक चर्च को। कितनी थीसेज लिखी इसने, 95 थीसेज। और लिखी कब, 1517 के अंदर, 1517 में। कब लिखी है ये, 1517 में 95 थीसेज लिखी है इसने। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, कि इन विच कंट्री फेमस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस लोकेटेड। ये बोल रहा है कि ब्रेटन वुड जो है वो जगह का नाम कहां पर है। तो बात करें अगर ब्रेटन वुड एग्रीमेंट की, सेटलमेंट की, तो देखना इधर देखो कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 में स्टार्ट हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में स्टार्ट हुआ, 1945 तक 6 सालों तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। सेकेंड वर्ल्ड वार कितने सालों तक चला, 6 सालों तक चला। जब सेकेंड वर्ल्ड वार 6 सालों तक चला तो इसके अंदर दो पावर थी। आपको पता होगा दो पावर थी इसके अंदर। एक थी मेरे पास अलाइड पावर, एक थी एक्सिस पावर। इस बार जर्मनी जो है वो एक्सिस पावर में आ चुका है, और एक्सिस पावर में जर्मनी का साथ दे रहा था इस बार इटली और जापान, इटली और जापान। बाकी अगर अलाइड पावर में, गठबंधन वाले में बात करें, तो यह तो बर्फ, पहले भी बर्फ थी तो अब भी बर्फ है। पहले भी क्या थी, ये बर्फ थी तो अब भी बर्फ है। ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस। ब्रिटेन, अमेरिका, रशिया, फ्रांस पहले भी ये थे, तो इन्होंने चेंज नहीं किया। जो भी नुकसान हुए हैं उन नुकसान की भरपाई करने के लिए एक सेटलमेंट हुआ जिसका नाम है ब्रेटन वुड सेटलमेंट, ब्रेटन वुड सेटलमेंट। और ये ब्रेटन वुड जो जगह का नाम है अमेरिका में, न्यू हैम्पशायर, अमेरिका, न्यू हैम्पशायर अमेरिका के अंदर।
और ये मीटिंग हुई है जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में मीटिंग हुई है। इसमें दो ट्विंस निकले, एक निकला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईबीआरडी का दूसरा नाम ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक। आईबीआरडी का दूसरा नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। और दोनों ने काम करना स्टार्ट किया था 1947 में। दोनों ने काम करना स्टार्ट कब किया था? 1947 में। तो हम बात कर सकते हैं कि ब्रेटन वुड कहां पर है? अमेरिका में। कहां पर है? कब हुई ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस? जुलाई 1944 में। दो ट्विंस निकल कर आए, दोनों ट्विंस का नाम ध्यान रखना है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, जो है अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक जो आयोग है वो, और वर्ल्ड बैंक। और सेकेंड वर्ल्ड वार का सेटलमेंट है। यहाँ पर अमेरिका वीटो पावर में था। अमेरिका किस में था? यहाँ पर वीटो पावर में था। तो हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास में ए। क्या जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्दी आ गई है यार, मिटता और नहीं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले जो है प्लांट को प्रोटेक्टेड लिस्ट में पहली बार कब जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1992। कब जोड़ा गया? 1992 के अंदर प्लांट को पहली बार जोड़ा गया। बात करते हैं हम, सुना रे, बात करते हैं हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण कानून। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है 1972 में। जंगली जानवरों को बचाने के लिए जो कानून आया था वो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि उनके घर को बचाना है और उनके हैबिटेट को, घर को बचाना है और उनको प्रोटेक्ट करना है। ये कानून आया था 1972 में। इस कानून के अंदर प्लांट की 6 स्पेसीज, प्लांट की 6 स्पेसीज को भी जोड़ा गया। ध्यान रखना है, पौधे की कितनी? 6 स्पेसीज को जोड़ा गया 1992 में। कब जोड़ा गया? 1992 में। पहले तो ओनली जानवरों को बचा रहे थे, अब हमने क्या जोड़ दिया कि पेड़ों को भी बचाएंगे हम। और इसी के अंदर वो आती है ना रेड डेटा बुक। क्या आती है? रेड डेटा बुक। और रेड डेटा बुक भी किसकी? लाल अंकों वाली जो आंकड़ों वाली बुक है, वो रेड डेटा बुक जो है वो भी किस में आती है? ओके। लाल डेटा बुक जो है, रेड डेटा बुक बताती है कि कौन एक्सटिंक्ट है, कौन लुप्त हो चुके हैं, कौन एंडेंजर्ड है, कौन संकट में है, कौन संकट में है, उनकी डेटा की लिस्ट कौन बताता है? रेड डेटा बुक। कौन से खत्म हो गए, कौन से खत्म हो सकते हैं, कौन से खत्म होने के कगार पे हैं, उन सब की लिस्ट किस में आती है? रेड डेटा बुक में। रेड डेटा बुक जो है वो IUCN जारी करता है। कौन जारी करता है? नाम है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, यूनियन मतलब अंतरराष्ट्रीय संघ, फॉर कंजर्विंग नेचर। फॉर कंजर्विंग नेचर, कि नेचर को, पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षण करने के लिए एक यूनियन है ये, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आ जाएगा क्या? इसका जो है ध्यान रखना है, हेड क्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर है इसका हेड क्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड। बात सही है क्या? तो प्लांट को पहली बार 6 स्पेसीज को कब जोड़ा गया? 1992 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ जाएगा? 1992। अच्छा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1972 में या 3 में? 1973 में पहली बार प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर्स की पॉपुलेशन को बचाने के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री रिलेटेड टू द टेलीफोन और कंप्यूटर, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कंप्यूटर बनाती है? ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो कंप्यूटर बनाती है? भाई साहब, कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कौन सी आनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। और इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल बेंगलुरु। क्या नाम है? बेंगलुरु। ध्यान रखना है आपको,
बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। बेंगलुरु जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया है। नहीं सुना? नहीं सुना? पहली बात तो देखो, इस वाले चैप्टर में आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है इंडस्ट्री का। किसका क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आपको क्लासिफिकेशन ध्यान रखना है। सुना एक नाम कि अगर मैं कच्चे माल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल बात करूं, कच्चे माल के आधार पर बात करूं, अगर कच्चा माल खेतों से आ रहा है तो उसको कहते हैं कृषि आधारित या एग्रो बेस्ड। क्या कहते हैं? अगर मिनरल्स माइन से आ रहा है तो उसको खनिज आधारित या मिनरल बेस्ड। क्या कहते हैं? मिनरल बेस्ड। तो एग्रो बेस्ड में क्या आएगा? एग्रीकल्चर। तो जूट आ जाएगा क्या? कॉटन इंडस्ट्री आ जाएगी क्या? शुगर इंडस्ट्री आ जाएगी क्या? बात सच है। मिनरल बेस्ड में, मिनरल में एल्यूमिनियम आ जाएगा, आयरन स्टील आ जाएगा, कॉपर इंडस्ट्री आ जाएगी क्या? ये सब ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। बात करें अगर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसके आधार पर? ओनरशिप मतलब मालिक कौन है, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। अगर सरकार मालिक है तो हम उसको क्या कहेंगे? सार्वजनिक या पब्लिक कहेंगे क्या? सार्वजनिक या पब्लिक? पब्लिक सार्वजनिक जिसका मालिक गवर्नमेंट होता है। और एग्जाम्पल नाम ध्यान रखना है, सेल और भेल। सेल और भेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये है एक पब्लिक सेक्टर। बी में ध्यान रखना है, अगर कोई एक जना मालिक है, प्राइवेट सेक्टर है क्या ये? जिसका एक कोई कंपनी मालिक है, इंडिविजुअल मालिक है, तो आप ध्यान रख लोगे क्या? टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। टिस्को का हेडक्वार्टर जमशेदपुर, झारखंड में। अब देखो दोनों ही मिलकर अगर संयुक्त तरीके से काम करते हैं तो जॉइंट होता है क्या काम? क्या होता है? जॉइंट होता है। और जॉइंट सेक्टर जिसको कहते हैं संयुक्त क्षेत्र। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री में संयुक्त क्षेत्र है। और जॉइंट कब होगा? जब ऑयल लगेगा। क्या लगेगा? ऑयल इंडिया लिमिटेड इज अ जॉइंट सेक्टर का एग्जांपल है। भाई साहब बहुत सारे काम है, बहुत सारे लोग मिलकर कुछ काम करते हैं तो उसको कहते हो कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कहते हो? जिसको कहते हो सहकारी समिति। सहकारी जो है वो भी एक इंडस्ट्री होती है। तो कोऑपरेटिव सहकारी समिति के अंदर आता है हमारे पास में शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। शुगर कहाँ पर है? गन्ने कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। और कोयर मतलब नारियल के छिलके, कोयर इंडस्ट्री जो है वो आती है हमारे पास केरल में। कोयर इंडस्ट्री इन केरल। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रोल बात करें। किसकी बात करें? रोल कि काम किसका है। अगर काम प्रोड्यूसर का है तो उनको कहते हैं हम की या बेसिक इंडस्ट्री। की या बेसिक इंडस्ट्री। अगर काम कंज्यूमर का है, उपभोक्ता का है, तो हम उसको कहते हैं कंज्यूमर इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री मतलब कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल के आधार पर अगर बात करें तो मैं कहूँगा आयरन स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर। ये सभी जो है डायरेक्ट यूज नहीं किए जा सकते। जबकि डायरेक्टली कंज्यूमर यूज करता है तो हम उसमें ध्यान रखेंगे सीविंग मशीन। क्या ध्यान रखेंगे? सीविंग मशीन, है ना। और फैन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ऐसी चीजें जो है वो किस में आएगी? ऐसी चीजें आएगी ऑन द बेसिस ऑफ रोल के आधार पर। तो मैं ये कह सकता हूं कि अलग अलग बेसिस पर अलग अलग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन है। कैपिटल पूंजी के आधार पर भी होता है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो लार्ज, 1 करोड़ से कम है तो स्मॉल। पता हो ना भाई, बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री। वजन के आधार पर, वेट के आधार पर देखें तो हेवी और लाइट, भारी और हल्की, तो वो भी कुछ बेसिस है। तो आपको ये इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हो जाएगा। नेक्स्ट तो बात करते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन की समस्या गुजरात और राजस्थान में कौन सी है।
गुजरात और राजस्थान में जानवर सबसे ज्यादा है क्या? राजस्थान में जानवर सबसे ज्यादा है क्या? इसीलिए तो जानवर ही जानवर है, तो इसीलिए तो पढ़ते नहीं है, इसलिए तो पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ते होते तो आपको पता ही चलता ना कि राजस्थान में जब भी खाली खेत देखा और डायरेक्ट जानवर लेके पहुंच जाते हैं। लोगों को खाली खेत देखते ही लोग क्या लेकर पहुंच जाते हैं? जानवरों को लेकर पहुंच जाते हैं। तो यानी भारत राजस्थान में एक समस्या है, कौन सी? ओवर ग्रेजिंग की, अति पशुचारण की। ओवर ग्रेजिंग की समस्या कहाँ पर है? राजस्थान प्लस गुजरात, राजस्थान प्लस गुजरात। उसके बाद ओवर ओवर इरिगेशन, ओवर इरिगेशन मतलब अति सिंचाई की भी समस्या है क्या? पंजाब हरियाणा से वालों से बोलो ना कि पानी चाहिए क्या, नहीं, वो बोलते हैं पानी तो बहुत है, बस मुझे दिल्ली जाके आने दे। तो वो क्या करते हैं, खेतों में मोटर चला के दिल्ली घूम के आ जाते हैं, 2 दिन बाद आते हैं, तब तक पता चलता है खेत पूरा पानी से भर गया। तो उसको बोलते हैं ओवर इरिगेशन, जिसको वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाती है, पानी सेम की समस्या हो जाती है। और वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम कहाँ है? पंजाब और हरियाणा में। कहाँ पर है? पंजाब और हरियाणा में। चलो, ओवर माइनिंग की, जहां पर माइंस ही माइंस है तो माइनिंग की समस्या। अति खनन की समस्या कहां पर है? ओवर माइनिंग की समस्या कहां पर हो सकती है? भाई छोटा नागपुर में होगी। कहाँ होगी? छोटा नागपुर में होगी। और छोटा नागपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इन वाले रीजन में हमें छोटा नागपुर प्लेटू में ओवर माइनिंग। पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ है? तो वो समस्या भी है डिफोरेस्टेशन की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो डिफोरेस्टेशन की समस्या भी कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेड़ काट दिए जाते हैं माइनिंग की या इलीगल हंटिंग की वजह से या कुछ ऐसी चीजों की वजह से। तभी तो हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी चाहिए। संसाधनों का नियोजन क्यों करना जरूरी है? क्योंकि ये समस्या है भाई, रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। क्या होती रिसोर्स प्लानिंग? इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग ही क्या कहलाता है? रिसोर्स प्लानिंग या संसाधन का नियोजन। कैसे करते हो आप रिसोर्स प्लानिंग, बताओ? रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करते हो? पहले पता लगाओगे क्या? आइडेंटिफाई किया। दूसरा तरीका, उसमें यूज करोगे आप अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यूज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो और फिर जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बने हैं, उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच कर दोगे किससे? नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो इस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग पूरी हो जाएगी। तो यानी आपको ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो गुजरात और राजस्थान में किस तरीके की समस्या है? ओवर ग्रेजिंग की समस्या है और डिफोरेस्टेशन की समस्या मध्य प्रदेश में, ओवर इरिगेशन की समस्या पंजाब हरियाणा में, ओवर माइनिंग की समस्या छोटा नागपुर प्लेट्यू में हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बारे में पूछ रहा है। कितनी लेन है? कितनी लेन होगी? 6। कितनी लेन होती है? 6 लेन होती है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को कौन बनाता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे को कौन बनाता है? हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग संगठन यानी NHAI। क्या कौन बनाता है? बात करें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है उसको बनाता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बनाती है। और इसकी लेन ध्यान रखना है, कितनी लेन है? 6 लेन है। और हमने कुछ मेगा सेंटर्स को कनेक्ट कर रखा है। तो हमने 2 कॉरिडोर बना रखे हैं। कितने कॉरिडोर बना रखे हैं? एक बना रखा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर। नॉर्थ में तो है श्रीनगर, नॉर्थ में तो है श्रीनगर, और साउथ में है कन्याकुमारी। साउथ में है
कन्याकुमारी। इधर की तरफ वेस्टर्न की तरफ देखिए, वेस्ट की तरफ अगर, तो वेस्ट की तरफ आता है हमारे पास में पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। और इधर की ईस्ट की तरफ देखें तो सिलचर आसाम, सिलचर आसाम। ये कुछ हमने वेस्ट ईस्ट कॉरिडोर है, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और ये हमने किसके अंडर बना रखे हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के अंदर। हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नेंस सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडेड फंडामेंटली। आधारभूत तरीके से हमारे संविधान में कितने लेवल थे। जब हम आजादी हुए थे तो हमारे पास 2 लेवल थे, ओनली सेंटर था, स्टेट था। जब थर्ड लेवल बनाया गया, थर्ड लेवल तो भारत में जुड़ा है 1992 में, यानी जो थर्ड लेवल पहले नहीं था। आधारभूत तरीके से हमारे संविधान में कितने लेवल हुआ करते थे, ओनली 2 लेवल हुआ करते थे। इसको अगर मैं बात करूं तो पावर जो पहले भारत में 2 ही लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड थी, तीसरा लेवल तो जुड़ा ही कब, 1992 में। कब जुड़ा, तो इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं कैसे जुड़ा। देखते हैं, पहले जो है भारत एक फेडरल कंट्री है। भारत कैसा कंट्री है, फेडरल का मतलब भारत एक संघवाद देश है। भारत में संघवाद है क्या, कैसे फेडरल है, हाँ भारत में 2 और मोर लेवल है, भारत में 2 और मोर लेवल है, पावर वर्टिकली डिवाइडेड है। तो भारत एक फेडरल कंट्री है, तो यानी सेंट्रल लेवल भी है और स्टेट लेवल भी है और लोकल लेवल भी है। लोकल लेवल को जोड़ा ही कब, 1992 में, जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन की मेजर स्टेप टेकन की गई। कौन सी स्टेप टेकन की गई, डिसेंट्रलाइजेशन की, विकेंद्रीकरण हुआ। भारत में विकेंद्रीकरण कब हुआ, 1992 में। और विकेंद्रीकरण में हमने पीएम जोड़ा। कौन जोड़ा, पीएम, पंचायतें और म्युनिसिपैलिटीज। पी कहां पर जोड़ा, पंचायतें कहां पर जोड़ा, गांवों में, रूरल एरियाज में। और म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं कहां जोड़ी, म्युनिसिपैलिटीज, पैलिटीज, ये कहां पर जोड़ी, अर्बन एरियाज में, शहर में। कहां पर जोड़ी, शहर में। अब इसके भी 3 लेवल है और इसके भी 3 लेवल है। भाई बहुत सारे गांव देखा होगा ना, पंचायतें कैसे बनती है, छोटे छोटे गांव मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर, बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलकर पंचायत समिति बनाती है, और बहुत सारी पंचायत समितियां मिलकर ये जिला परिषद बनाती है। क्या बनाती है, और ग्राम पंचायत का हेड कौन होता है, सरपंच। कौन होता है, सरपंच। वैसे ही बहुत सारी नगर पालिका मिलकर नगर परिषद, और बहुत सारी नगर परिषद मिलकर नगर निगम। मतलब ये म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है भारत में फंडामेंटली कितने लेवल थे, 2। बाद में तीसरा लेवल जोड़ा गया कब, 1992 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा हमारे पास, बी आंसर। क्या जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट सीन व्हेन द पावर इज डिवाइडेड अमंग द सोशल ग्रुप्स। भाई साहब बेल्जियम में सी है क्या, बी में सी है, बी सी ध्यान रखना है, बी में सी है। बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है, ब्रुसेल। बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है, ब्रुसेल। क्या है तो मिट्टी मेरा हाथ ही दर्द करने लग गया। अरे रूपम तू आ जाए यार, एक बार अगली बार आना, चल, है ना। चलो बात करें हम बेल्जियम की, किसकी बात करते हैं, बेल्जियम। वही बात करें कि बेल्जियम छोटा सा देश है क्या यूरोप में, कहां पर है बेल्जियम, छोटा सा देश है यूरोप में। 4 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है क्या, हाँ बीच में बेल्जियम है, तो ऊपर की तरफ तो नीदरलैंड है, नीचे की तरफ लग्जेमबर्ग है,
और इधर की तरफ जर्मनी, इधर की तरफ जर्मनी और इधर की तरफ फ्रांस। तो बेल्जियम छोटा सा देश है, यूरोप में 4 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 4 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 4 एरियाज में, रीजन में बटा हुआ है और 4 अमेंडमेंट किए बेल्जियम ने लगाए चौके। क्या लगाए? 4 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 4 एरिया में बटा हुआ है और 4 संशोधन हुए, 4 अमेंडमेंट हुए। तो बेल्जियम 4 एरियाज में कैसे बटा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बटा हुआ है। बात कर लेते हैं कि ये है हमारे पास फ्लेमिश रीजन, नीचे वाला रीजन है वेलोनिया रीजन। तो ये है हमारे पास फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन है ये? फ्लेमिश। और ये है हमारे पास वेलोनिया रीजन। जो फ्लेमिश रीजन है, वो फ्लेमिश रीजन जो है उसमें रहते हैं डच लोग, और डच लोग रहते हैं हमारे पास लगभग 59%। कितने परसेंट? 59। वेलोनिया रीजन की बात करें तो यहाँ पर रहते हैं हमारे पास फ्रेंच लोग, और ये है हमारे पास 40%। और 1% एरिया पर रहते हैं जर्मन लोग। 1% पर कौन रहता है? इसका चौथा रीजन जो है वो है कैपिटल रीजन, जिसको बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल कहते हैं। बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है? ब्रुसेल। इसकी बात करें तो फ्रेंच लोग यहाँ पर 80% और डच लोग यहाँ पर 20%। डच लोग यहाँ पर 20%। इसको कहते हैं हम बेल्जियम ब्रुसेल। तो बेल्जियम कितने टुकड़ों में बटा हुआ है? 4। तो ये यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है, जातीय समूह है यहाँ का, एथनिक कंपोजिशन है। और एथनिक कंपोजिशन जो बेल्जियम का है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है ये? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है ये? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। आगे अगर हम बात करें कि बेल्जियम जो है उसने संशोधन किए 4। कितने संशोधन किए? बेल्जियम ने 1970 से लेकर 1993 तक, 1993 तक बेल्जियम ने 4 अमेंडमेंट किए और बेल्जियम फेडरल बना है 1993 में। बेल्जियम कब फेडरल बना है? 1993 में। और बेल्जियम के 3rd लेवल का नाम ध्यान रखना है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। लोकल लेवल का नाम है वहां पर समुदाय सरकार, जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में सी है क्या? बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहां पर थी? बेल्जियम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ले तुम मिटा दे जल्दी कर। Which of the following country has the highest representation of women in the parliament? ऐसा कौन सा जो है वहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है? तो बात करो भारत में तो महिलाएं है ही नहीं, सबसे कम है, लगभग 14.36%। कितनी है? 14.36%। जबकि नॉर्डिक कंट्रीज ऐसी है जिनमें महिलाएं पब्लिक अफेयर में बहुत ज्यादा है, जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज कहते हैं। नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। क्या ध्यान रखना है? ये यहाँ पर नॉर्वे, फिनलैंड है और स्वीडन है। नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन ये है नॉर्डिक कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज है? नॉर्डिक कंट्रीज। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो वुमेन जो है वो महिलाएं सबसे ज्यादा है। महिलाओं का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। बात करें कितना परसेंट है? 43.2%। कितना परसेंट है? तो ग्लोबल एवरेज है 24%। ग्लोबल एवरेज पता है कितना है? 24%। भारत में तो ग्लोबल एवरेज से भी नीचे है। तो इंडिया में महिलाओं का पार्लियामेंट में पार्टिसिपेशन पता है कितना है? 11.2%। कितना है? 11.2%। तो हम तो बहुत नीचे हैं। तो यानी भारत में कितना है लोकसभा में? 14.36%। कितना है? 14.36%। स्टेट असेंबली में तो लेस देन 5%। राज्य में तो कितना है? लेस देन 5%। तो इसीलिए हमें आरक्षण देने की जरूरत है महिलाओं को, और दे भी दिया है हमने। हर जगह कितना आरक्षण दे दिया है महिलाओं को? 1/3 आरक्षण, 33% आरक्षण दे दिया है। तो हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक साइन डॉक्यूमेंट्स बताना है जब एक ऑफिसर जो है वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो है वो देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। किसके पास है देता है? इलेक्शन कमीशन। आ रहा है ना जोर के? ये सर्दी है यार, सर्दी में सूखता ही नहीं है। सूख गया क्या मतलब? ये मिट ही नहीं रहा है। हाँ, इससे ये बात तो सच कह रहा है यार। या ये डिजिटल बोर्ड लाए, ये डिजिटल बोर्ड लाए। अरे तो डिजिटल बोर्ड लाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम? कमाएंगे कैसे? हाँ, टप 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 टप। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 13। ये बोल रहा है पता है कि आपके कितने बच्चे हैं, आपकी पर्सनल बीवी कौन सी है, आपके घर कहाँ पर है, आपकी पर्सनल डिटेल का एक डॉक्यूमेंट्स पापा के पास जमा करवाना है। और पॉलिटिकल पार्टियों के पापा कौन है? देखो 3-4 पापा बोलेंगे हम कि एक तो बैंकों के पापा कौन है? बैंकों के पापा कौन है? आरबीआई। पॉलिटिकल पार्टियों के पापा कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय चुनाव आयोग। इनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हर एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या होना चाहिए? इनके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि कौन से कैंडिडेट पर कितना क्रिमिनल केस है, उसकी पर्सनल डिटेल क्या है, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो हम एक शपथ पत्र लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे? शपथ पत्र। उसको कहते हैं हम एफिडेविट। क्या कहते हैं? एफिडेविट। हो जाएगा क्या? जिसमें पर्सनल डिटेल रखी जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करवाया जाता है, उस डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं हम एफिडेविट या शपथ पत्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये तो बीच में आ गया है बेटा। ये बोल रहा है कि डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से अच्छी क्यों है? ये डिक्टेटरशिप जो है वो डेमोक्रेसी से अच्छी क्यों है? वेट, हाँ, डिक्टेटरशिप डेमोक्रेसी से अच्छी क्यों है? एक ही मामले में पता है, देखना, सुनना सुनना सुनना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप। हाँ भाई, लोकतंत्र को हम कंपेयर कर रहे हैं किससे? राजतंत्र से। किससे? राजतंत्र से। भाई साहब क्या बात करते हो आप? सब कुछ है बट पैसा कहाँ है? अरे क्या हुआ? क्वेश्चन, हाँ, ममता दीदी क्यों आई? अरे ममता दीदी हट गई, कहाँ गई? AITC, ये हिंदी मीडियम की है तो हिंदी मीडियम में आ जाएगी। नहीं तो ममता दीदी हट गई है क्योंकि नेशनल पार्टी थी, अब नेशनल पार्टी नहीं है। तो हाँ, तो चलिए चलिए बेटा इधर देखो। राजतंत्र लोकतंत्र की, लोकतंत्र से बेटर है कुछ चीजों में। भाई साहब इसने बोला, राजा ने कल तथास्तु यहाँ रोड बनना चाहिए, कल बोला तथास्तु यहाँ पर रोड बनना चाहिए। ये गरीब है इसको नोट दे दो, ये गरीब है इसको नोट दे दो। तो क्या ये डिक्टेटरशिप दे देगी क्या? जिसके पास रोजगार नहीं है उसको रोजगार दिया जा सकता है डिक्टेटरशिप से। किससे दिया जा सकता है? डिक्टेटरशिप से। तो यानी ये सब में बुरी है बट इसमें इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कौन अच्छी है? आर्थिक विकास में कौन अच्छी है? राजतंत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 4.45% है, जबकि डेमोक्रेसी में लेस है, लेस इकोनॉमिक ग्रोथ है। कितनी परसेंट है? 3.95% है। बाकी यहाँ पर डिसीजन बहुत जल्दी लेने हो ना तो डिसीजन बहुत जल्दी होते हैं, क्विक डिसीजन होते हैं, क्योंकि इसको पार्लियामेंट लेजिस्लेचर को फेस करना ही नहीं है, विधान परिषद में जाना ही नहीं है इसको, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को इसको फेस करना ही नहीं है। तो डिक्टेटरशिप उन मामलों में बुरी है। अब बाकी सब में कौन अच्छी है? डेमोक्रेसी। किस में अच्छी है? लेजिटिमेट है क्या? कैसी है? गूंगी है, बहरी है, गैली है, गूंगी है, कैसी भी है बट लोगों की खुद की है क्या? तो लेजिटिमेट है बेटा। कैसी है? लेजिटिमेट है, पीपल्स ओवन गवर्नमेंट है।
हर बात का रेस्पोंड करेगी क्या, जवाब देगी क्या, रेस्पॉन्सिव है। अकाउंटेबल उत्तरदायी भी रहती है क्या, या हर बात के लिए उत्तर देगी क्या, अकाउंटेबल है। ट्रांसपेरेंसी होती है क्या, पारदर्शिता होती है क्या डेमोक्रेसी में, इसमें नहीं होती सर। हाँ इसमें नहीं होती, इसमें होती है। नहीं, इसमें नहीं होती, इसमें होती है। अरे हो, डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी, कोई भी डिसीजन तेरे सामने लिए जाएंगे, उसमें लिया चुप चुप के लेगा क्या तू डिसीजन, लिखा हुआ है, लोकतंत्र में नहीं होता ट्रांसपेरेंसी। अरे भाई साहब पारदर्शिता, क्योंकि कोई भी कानून बनता ना तो इतने लोगों के सामने बनता, पार्लियामेंट में बनता। तो भाई साहब हिंदी मीडियम की गलत है फिर किताब, ठीक है। फ्री और फेयर और रेगुलर इलेक्शन होते हैं क्या, फ्री फेयर और रेगुलर इलेक्शन होते हैं क्या, डिग्निटी एनहांस होती है क्या, लोग शांत से रहते हैं क्या इसमें, इसमें इक्वेलिटी होती है कि बराबरी का अधिकार होता है कि सबको, सबको आजादी होती है क्या, अरे होती ना यार, डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं हम। तो डेमोक्रेसी सब में अच्छी है, बस इकोनॉमिक ग्रोथ में बुरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, पर कैपिटा इनकम, पैसा पैसा पैसा, पैसे में तो हरियाणा बहुत बेटर है क्या, पैसे में कौन अच्छा है, हरियाणा। पढ़ने लिखने में कौन अच्छा है, अरे केरला। और आईएमआर शिशु मृत्यु दर में पहला बर्थडे मनाने से पहले सबसे ज्यादा लोग कहाँ मरते हैं, बिहार में। कहाँ मरते हैं, बिहार में। तो भाई साहब मैं बात करूं, सुनना, अरे भाई सुनना, दो चीजें होती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है वर्ल्ड बैंक, कौन जारी करता है, और ह्यूमन मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है यूएनडीपी, कौन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये कहता है कि पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम क्या हुए, कि अगर एवरेज इनकम पता है क्या है, प्रति व्यक्ति आई, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, कुल आय बटा कुल जनसंख्या। तो ये कहता है कि अगर 63,400 किसी की यूएस डॉलर में पर कैपिटा इनकम है तो मैं उसको अमीर कहूंगा, क्या कहूंगा, उसको अमीर कह दूंगा, ये इसको कहूंगा रिच। अगर मैं कहूंगा 2400 यूएस डॉलर है, 2400 यूएस डॉलर है, तो मैं उसको कहूंगा पुअर कंट्री, क्या कहूंगा। अगर मैं कहूं इसको कि भारत की कितनी है, 130 यूएस डॉलर है, 130 इंडिया की, तो इंडिया ना तो अमीर है ना गरीब है, बीच में लटका हुआ है, जिसको कहते हैं लो इनकम मिडिल कंट्री, लो इनकम मिडिल कंट्री। तो यूएनडीपी पर ओनली वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा किसकी है, हरियाणा की। बाकी अगर यूएनडीपी की बात करें, वह कहता है पर कैपिटा इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जरूरी है। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हेल्थ स्टेटस कि कितना उनका स्वास्थ्य है, भारत में एवरेज कितने साल जीता है एक आदमी, 69.7 ईयर, पर कैपिटा इनकम, ये तीन क्राइटेरिया है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में यूज किए। भारत के रैंक की बात करें, भारत की रैंक है 134, कितनी रैंक है, हमसे आगे है श्रीलंका, हमसे आगे कौन है, श्रीलंका, हमसे पीछे है बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब हमसे पीछे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूएनडीपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, हरियाणा। लिटरेसी रेट केरल के सबसे ज्यादा, चाइल्ड सेक्स रेशो भी हरियाणा का सबसे कम है, क्यों, क्योंकि गर्भ में ही बच्चों को मार दिया जाता है। नेक्स्ट, तो विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द, ये भाई साहब बैंकों के पापा है क्या, बैंकों के भी पापा अभी बताए थे ना, बैंकों के पापा कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंकों पर नजर कौन रखेगा? तो वही बात आ गई, इसमें भी बीसी ध्यान रखेंगे क्या? अभी बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट ध्यान रखा था, यहाँ पर भी एक और बीसी ध्यान रखना है क्या? बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? देखो, इंडियन इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं? अकॉर्डिंग टू आरबीआई, आरबीआई तो पापा है। आरबीआई जो है बैंक को दो तरीके से कैटेगराइज करता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, जिसको फॉर्मल और इनफॉर्मल कहते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, औपचारिक। जो बैंक के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं उनको फॉर्मल कहते हैं। इसमें आता है बैंक और सहकारी समिति, बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनफॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जहां पर आप अपनी मर्जी से काम दे कर सकते हो, लोगों का शोषण होता है। तो यानी रिलेटिव, अपने दोस्त से लोन ले लो, अपने फ्रेंड से लोन ले लो, रिश्तेदारों से लोन ले लो, मनी लेंडर से लोन ले लो, जमींदारों से लोन ले लो, है ना, रिलेटिव से लोन ले लो, एम्प्लॉयर से लोन ले लो, आप कंपनी से लोन ले लो। तो इस तरीके की जो है वो होते हैं इनफॉर्मल। इसमें ब्याज ज्यादा लगता है क्या? इसमें शोषण हो गया क्या? भाई साहब गलती से अगर पैसा नहीं चुका पाया ना तो वो कुछ भी ले सकता है आपका, इनफॉर्मल में। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास में समय मिल जाएगा तो ब्याज भी कम लगेगा क्या? इसमें शोषण होगा क्या? नहीं। आप बट इसमें एक चीज चाहिए, आपको कुछ तो रखना पड़ेगा। बैंक वाला बोलेगा आपको पास क्या है, गलती से आप शादी पे लोन लेने चले गए, बैंक वाला ऐसे नहीं देगा आपको। बैंक वाला एक चीज मांगेगा, आपके पास क्या है। अभी अभी जैसे एसबीआई बैंक वाले आए थे मेरे पास, वो अभी आया था, वो एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है मेरे से। बोला कि गलती से भाग गए तो आप, बोला मेरी बीवी पे लोन दे दो, बट वो मना कर दिया। भाई साहब लोग नई शादी करते हैं, अगर गलती से बैंक वाले के पास बोला सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स क्या है, बोला मेरे को बीवी पे शादी पे लोन दे दो, गलती से नहीं चुका पाए तो बोला बीवी को उठा ले जा, तू क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा भाई पीछा छूटेगा क्या? तो मैंने नहीं लिया, मैं बोल रहा हूँ अगर ऐसा हो तो उसको हम एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, कोलेट्रल, क्या कहते हो आप उसको? कोलेट्रल। और एक सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट से लेंडर हमेशा इसके लिए पूछता है, लेंडर किसके लिए पूछता है कि आपके पास क्या है, अगर गलती से नहीं चुका पाए तो आपको क्या देना पड़ेगा। जैसे घर के कागज, घर के कागज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नजर रखता है फॉर्मल और इनफॉर्मल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भाई साहब ये कह रहा है इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कानून कौन बनाता है? डब्ल्यूटीओ। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कानून कौन बनाता है? डब्ल्यूटीओ। कौन बनाएगा? डब्ल्यूटीओ। इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कौन कानून बनाएगा? डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ। क्या है ये? विश्व व्यापार संघ। ये ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाता है, वैश्वीकरण को क्या बनाता है? ये फेयर बनाता है। और रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। क्या बनाता है? रूल्स और रेगुलेशन बनाता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेड। ट्रेड के अकॉर्डिंग कानून कौन बनाता है? डब्ल्यूटीओ। ये कुछ नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है, विकासशील देशों का डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। ये पुश करता है, धक्का देता है डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप हमें बेचो, आप हमें बेचो। और डब्ल्यूटीओ के जो करंट टाइम पर मेंबर है 164 है। कितने हैं? 164 है। और डब्ल्यूटीओ जो है वो ग्लोबलाइजेशन को फेयर बनाता है, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन पता है क्या है? रैपिड इंप्रूवमेंट, रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ लोकल मार्केट विद द इंटरनेशनल मार्केट, ये है डब्ल्यूटीओ। और इंटरनेशनल ट्रेड जानते हो ना? ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड। दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो मतलब व्यापार है, ट्रेड है, वो क्या कहलाती है? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। तो ये क्वेश्चन है अपना 18 क्वेश्चन।
भाई साहब ये कोपरा आ गया क्या, शोषण होगा क्या? भाई साहब क्वालिटी को कौन बताता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, प्रोवाइड स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विस। देखो आप जब कोई भी हेलमेट खरीदने जाते हो आईएसआई मार्क देखते हो क्या? कोई भी लाइट की चीज खरीदने जाते हो आईएसआई मार्क देखते हो क्या? कोई भी ज्वेलरी के आइटम्स खरीदते हो तो हॉलमार्क देखते हो क्या? खाने वाली चीजें देख खरीदते हो तो आप एग मार्क देखते हो क्या? तो इस तरीके के जो है वो है क्वालिटी सिंबल्स। क्या होते हैं? तो उसको उसको जारी करने का काम कौन करता है? बीआईएस। क्या कौन जारी करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन, भारत का जो मानक मंत्रालय है वो इसको जारी करता है। 3 तरीके के क्वालिटी सिंबल होते हैं, आईएसआई मार्क, एग मार्क, एग मतलब खाना, एग मतलब क्या होता है? खाना, और हॉलमार्क मतलब ज्वेलरी। हॉलमार्क तो किसके लिए आ गया? ज्वेलरी आइटम्स के लिए, और एग मार्क फूड आइटम्स के लिए, और आईएसआई मार्क इलेक्ट्रिक चीजों के लिए, होम अप्लायंसेज के लिए। तो ये क्वालिटी को बताते हैं। याद होगा कोपरा, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? 24 दिसंबर 1986 में भारत को लागू हुआ। इंटरनेशनल लेवल पर 1985 में लागू हुआ कंज्यूमर इंटरनेशनल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया? आरटीआई एक्ट कब आया? नरेगा और आरटीआई 2005 में आया था। तो ये क्वेश्चन है। तो कितना टाइम हो गया भैया? तो आज की यही हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो जुड़े रहिए डक्टाइल एकेडमी से, ये भला करेगी आपका।